सभी दोस्तों को नमस्कार। तो इस समय देखो गर्मी का मौसम चालू हो गया है, तो इस समय अब असली काम आएगा एसी का फेलियर का। तो एसी फेलियर इस गर्मी के मौसम में अब आएगा बहुत ज़्यादा ही। तो नॉर्मली टाइम क्या होता है कि आदमी एसी में क्या देखता है कि गैस के प्रेशर देख लेता है, एलपीएचपी सीपीयू काम कर रहा है कि नहीं, एम्पियर क्या ले रहा है, और ये देख के ये संतुष्ट मान लेता है कि कूलिंग हो रहा है, और ऊपर रिटर्न देख लेता है सेक्शन में कि कूलिंग कर रहा है। लेकिन मान लो उसके बाद भी अगर कोच में कोई समस्या कूलिंग नहीं आएगी, तो उसमें क्या है कि ऊपर तो आपने देख लिया, अब हमें कोच में भी तो कुछ देखने की ज़रूरत है। तो कोच में क्या है कि जैसे ये कोच देख रहे हो, तो इसके अंदर एक तो रिटर्न एयर की हवा खींचती है, यहाँ से जाती है आरएमपी में, और जो रिटर्न एयर हवा लेता है उसमें 25% फ्रेश एयर की हवा मिला के 100% की जो प्रेशर आती एयर आती है, वो जो सप्लाई या डक्ट में आती है। अगर इनमें कहीं पे कोई रुकावट होगा तो वो समस्या पैदा करेगा। जैसे कि देखो पता है रिटर्न एयर की हवा यहाँ से कोच के अंदर जाती है, इधर से हवा जाती है, और ये जो सप्लाई एयर है यहाँ से कोच में हवा आती है, ठंडी ठंडी हवा यहाँ से आती है आरएमपी के अंदर से। तो अब इसमें क्या है कि जैसे ये मान लो हमारा ये रिटर्न एयर है, अब इस रिटर्न एयर में हवा कम खींचेगा। अगर हवा कम खींचेगा तो कम हवा भी देगा, क्योंकि जब खींचने की थ्रो उसका बंद हो जाएगा तो हवा भी कम आएगा। अब उसके कई कारण हो सकते हैं। तो इसको क्या है कि एक आरडीएसओ की पैमाना है नापने का, जो पैराग्राफ है, तो इसको क्या है कि एनेमोमीटर से रिटर्न एयर का प्रेशर नापा जाता है, मतलब एयर की वेलोसिटी नापी जाती है कि कितना हवा खींच रहा है और कितनी हवा थ्रो कर रहा है कोच के अंदर। ये एक हेल्थी कोच की पोजीशन चेक किया जाता है कि कितनी हवा ले रहा है या कितनी हवा फेंक रहा है। तो जैसे मान लो ये रिटर्न एयर है, तो इसकी भी एक सेटिंग है कि इतनी हवा लेनी चाहिए, और इस ग्रिल पे नापा जाता है। तो जैसे एनेमोमीटर जब देखोगे तो यहाँ लगाया जाता है। तो एनेमोमीटर को क्या करते हैं, जैसे देखो ये हमारा एनेमोमीटर है, इसमें हम 3 काम कर सकते हैं। एक टेम्परेचर नाप सकते हैं और एक ह्यूमिडिटी भी चेक कर सकते हैं कितना है। तो देखो अभी हम इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो देखो करीब 49% है ह्यूमिडिटी और 25.3 है हमारा कोच का टेम्परेचर। अब हम इसमें एमएस में सेट करते हैं। तो एमएस क्या है, तो एमएस है मिनट प्रति सेकेंड जो हवा चल रही है वो कितना, मीटर प्रति सेकेंड जो हवा चल रही है वो कितना मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चल रही है, या जो हवा जा रही है वो कितना मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से हवा जा रही है अंदर। तो ये दोनों नापा जाता है। तो जैसे क्या है कि फ्रेश एयर जो देखो आरएमपी के ऊपर जो फ्रेश एयर होता है उसको 0.8 से लेके 9 के भी मतलब 1 के अंदर आता है। जो ये रिटर्न एयर है ये 5 से प्लस आता है और 6-7 के आसपास आ जाता है। 5 मतलब 5 से ऊपर होना चाहिए। तो जैसे देखो इस समय ये 7.6 आ रहा है। तो 7.6 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से हवा जा रही है आरएमपी के अंदर। तो ये एक हेल्थी पोजीशन है और ये ओके है। इसमें क्या है कि 3 जगह नापते हैं रिटर्न में, ऊपर, रिटर्न में, बीच में और नीचे, और तीनों को जोड़ के जो आता है उसका अप्रोक्स एक रेशियो निकाला जाता है कितना है। तो इसका जो रेशियो है 5-6 के बीच में होना चाहिए मिनिमम ये रेशियो है 5-6 तो आना चाहिए। 5-6 से अगर कम आ रहा है, मतलब 5 से अगर कम आ रहा है तो समझो कि कहीं रुकावट है। तो चलो रुकावट के बारे में तो हम आगे बात कर लेंगे अभी इसमें। तो सबसे पहले अब तो देख लिए कि ये रिटर्न हमारा 5 के आसपास खींच रहा है, 5। अब देखो जो ये डक्ट है, इस डक्ट से हवा थ्रो अंदर करना चाहिए प्रॉपर। अगर प्रॉपर हवा थ्रो नहीं करेगा तो क्या होगा, कोच में कूलिंग नहीं समझ में आएगी। तो जैसे देखो यहाँ एनेमोमीटर लगाओगे तो ये 1 से ऊपर आना चाहिए, 1.0 से ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो देखो अभी हम इसको थोड़ा साइड में लगाओ इसको। तो देखो अभी इसको थोड़ा साइड में लगाएंगे तो अब देखो ये 1.1 का आसपास आ रहा है। अभी थोड़ा बीच में करेंगे तो 1.43 आएगा। तो ये एक अच्छे कोच का पोजीशन है कि अगर इतना ग्रिल से थ्रो कर रहा है, 1 से ऊपर अगर थ्रो कर रहा है तो समझो कि एक हेल्थी कोच है और कोच की पोजीशन अच्छा। देखो 1.43 कर रहा है, तो 1.3 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से हवा कोच के अंदर थ्रो कर रहा है। जो कूलिंग है वो की स्पीड इतनी है। तो इसी तरह से ये सभी ग्रिलों में चेक करना चाहिए, ठीक है। मान लो किसी ग्रिल का, इसके देखोगे इस ग्रिल के अंदर भी एक एल्युमिनियम की ग्रिल होती है, अगर किसी में निकाल दोगे तो क्या होगा कि वो कोच की पूरी जो एयर है
वो वहीं पे गिर जाएगी। तो आगे वाले जो केबिन है ना उनको थ्रो कम हो जाएगा। जब उनको थ्रो कम जाएगा तो वो कूलिंग की शिकायत करेंगे कि हमें कूलिंग नहीं हो रहा है। तो एक आदमी को तो कूलिंग होगा लेकिन बाकी आदमी को नहीं होगा। तो हमेशा थ्रो को बैलेंस किया जाता है कि ये सभी में 1 से ऊपर गिरे, किसी में ऐसा ना हो कि किसी में बहुत ज़्यादा गिर जाए और किसी में कुछ भी ना गिरे। तो ये प्रॉपर किया जाता है कि 1.0 के आसपास कम से कम मिनिमम है। 1.432 आए तो सबसे अच्छा है, 1 से नीचे नहीं आए। अगर 1 से नीचे है तो समझो कि पैसेंजर को फील नहीं होगा। तो कई बार क्या होता है कि ये इंटीरियर भी ढीला रहता है या थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो होता क्या है कि कोच डक्ट के अंदर से तो एयर आ रही है लेकिन वो क्या इंटीरियर के अंदर ही चली जा रही है। जैसे देखो ये लॉक खुला है ना, तो ये फोर्स प्रॉपर नहीं बना पाता है। तो आपको इस पर भी ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि ये जो प्लाई खुल जाती है ना इसे कवर, तो डक्ट से बीच में गैपिंग आ जाती है तो एयर चला जाता है इंटीरियर के अंदर ही। तो ये हमेशा रिटर्न एयर पे ध्यान रखना है। अब देखो रिटर्न एयर क्या समस्या है, कई बार ये रिटर्न एयर मान लो ग्रिल बंद हो गई या किसी ने कागज़ लगा दिया, कपड़ा लगा दिया तो ही हवा नहीं खींचेगा, आइसिंग आएगा। इसके बाद देखो तो आरएमपी में रिटर्न एयर का ग्रिल होता है, अगर वो ग्रिल किसी ने बंद कर दिया तो भी हवा कम लेगा या गड़बड़ करेगा। दूसरा है फ्रेश एयर का ग्रिल। फ्रेश एयर का ग्रिल किसी ने बहुत ज़्यादा खोल दिया है, नॉर्मली 25% 20% खोलना चाहिए। अगर किसी ने ज़्यादा खोल दिया है तो भी आपके कोच में प्रॉपर कूलिंग नहीं होगा। दूसरा है फिल्टर आपका चोक हो गया हो, बहुत पुराना फिल्टर हो, बहुत मोटा फिल्टर हो, तो भी आपको थ्रो कम खींचेगा। दूसरा है कूलिंग कॉइल डस्ट जम गया हो या कूलिंग कॉइल में जो जाली लगती है एसएस की जाली, वो उसमें धूल जम गया हो या कुछ भी कचरा जम गया हो, या रनर आपका उल्टा चल रहा हो या ब्लोअर आपका उल्टा चल रहा हो, या आपका मान लो कि रनर में डस्ट हो। तो ये सब चीज़ें क्या है ना कि ये एयर को डिलीवरी में समस्या पैदा करेंगे। जब एयर डिलीवरी में समस्या होगा तो कोच में सब मिला के कूलिंग की समस्या आएगी। तो आपको हमेशा ये सब चीज़ें क्लियर करना। अगर मान लो किसी में आपने रिटर्न एयर चेक कर रहे हो और मान लो रिटर्न एयर 5 से नीचे आ रहा है तो आपको चेक करना है कि क्या ये ग्रिल ओपन है, क्या ग्रिल अंदर बंद तो नहीं है, जाली कोई चौक तो नहीं है, फिल्टर चौक तो नहीं है, फ्रेश एयर ज़्यादा तो नहीं खुला हुआ है, ब्लोअर उल्टा तो नहीं चल रहा है, ब्लोअर डस्ट तो नहीं है, ब्लोअर अंडर रेटिंग तो नहीं है। जो रनर है ना कई बार अंडर रेटिंग भी लग जाता है, जैसे लगाना सिद्वाल का है, किसी ने लगा दिया मान लो एसएसके का या दूसरे किसी कंपनी का हल्का रनर लगा दिया हाफ में, तो उसकी भी एयर प्रेशर कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें कूलिंग में इफेक्ट डालती हैं। नॉर्मल टाइम में तो नहीं डालेंगे, जैसे ठंडी का मौसम हो या ऐसे नॉर्मल मौसम हो तो उसमें तो नहीं डालेंगी, लेकिन जो पिक सीजन आएगा गर्मी का या फुल पैसेंजर जब बैठेंगे तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ही इफेक्ट डालती है तो कूलिंग को प्रभावित करती है। तो सबको देखो, जैसे ये देखोगे तो एनेमोमीटर है, तो इसमें क्या है ना एमएस पे हमेशा नापा जाता है। एमएस से नाप से इससे इसका मतलब हुआ कि जो हवा का फ्लो है वो कितना प्रेशर मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से चल रही है। तो जैसे मान लो कोई रीडिंग आ गया कि 1.3, तो अभी इसका ये माना जाएगा कि 1.3 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से हवा क्रॉस कर रही है। तो ये बहुत काम आता है एसी में। एयर डिलीवरी टेस्ट इसको बोलते हैं। एयर डिलीवरी टेस्ट भी कर ले आराम से, इससे करना चाहिए हमेशा। जैसे कभी मंथली हो या कभी पीक गर्मी का मौसम आए तो एक बार कोच में ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम सारी मेहनत तो कर लेते हैं लेकिन हम डक्ट में मेहनत नहीं करते हैं, बाकी चीज़ों में हम मेहनत नहीं करते हैं, तो उस टाइम ये समस्याएं हमारी बनी रहती हैं। तो हमेशा गर्मी के टाइम में एक बार ये ज़रूर एयर डिलीवरी टेस्ट कर लो। वैसे तो मंथली करना चाहिए, मंथ में एक बार एयर डिलीवरी टेस्ट करते रहना चाहिए, जिससे कोच की कूलिंग प्रॉपर बनी रहे और आपको भी हेल्थ पता चलता रहे कि कहीं हमारा डक्ट गंदा तो नहीं हो गया है या हमारा सीलिंग में कोई समस्या है। कई बार कई प्रकार की समस्याएं हैं, तो आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि रिटर्न में रुकावट है या सप्लाई में रुकावट है, तो आप उसके हिसाब से फिर काम कर सकते हो। तो ये हमेशा आप ध्यान रखना, एयर डिलीवरी टेस्ट करते रहो, जिससे कि आपका कोच का प्रॉपर हेल्थ पता चलता रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।